नमस्कार, सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं सबरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साल 2023 का आगमन, मानव विकास सूचकांकों में देश की स्थिति सुधरी, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत की उम्मीदें बढ़ी। नए साल पर प्रदेश सरकार का युवाओं को तोहफा, पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा विभिन्न पदों पर 40,000 भर्तियां। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर गठित आयोग 3 महीने में देगा अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। और बर्फीली हवाओं में ठिठुरी राजधानी, पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा। आप सभी को समाचार एकांश की पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया में नए साल में कदम रख दिया है और कोविड महामारी की चुनौती से उभरते हुए 2022 काफी राहत का समय रहा। अब 2023 उम्मीदों का साल है। भारत के संदर्भों में देखें तो उम्मीदें बदलती हैं। स्वाभिमान पाने की इच्छा है। अनेक मानव विकास सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश तेजी के पंख पर सवार होकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को तैयार है। वर्तमान साल में देश G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। कहीं न कहीं अवसरों का द्वार भी खुल रहा है। कूटनीतिक मंच पर भारत का डंका बजने लगा है। सॉफ्टवेयर का केंद्र बनकर देश उभरा है। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को समेटने वाले G20 के लिए भारत का एजेंडा निर्धारक है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीना सिखाने के लिए तैयार है। अनुमान है कि बीते दिनों की महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। लघु जमाकर्ताओं की बढ़ी ब्याज दरों पर लोगों को राहत मिलेगी। नए साल में प्रदेश में सरकार 40,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक व सहायक की 1,157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को नए साल का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया आरंभ की है। इनमें से रेडियो शाखा के 2,430 पदों के लिए जल्द ही लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 829, कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन 1,007, आरक्षी पीएसी के 8,540, जेल वार्डर के 1,582 पदों समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन बोर्ड को उपलब्ध कराए गए हैं। दुनिया ने नए साल में कदम रख दिया है। कोविड महामारी की चुनौती से उभरते हुए 2022 काफी राहत का समय रहा। अब 2023 उम्मीदों का साल है। भारत के संदर्भों में देखें तो उम्मीदें बलवती हैं। स्वाभिमान पाने की इच्छा है। अनेक मानव विकास सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश तेजी के पंख पर सवार होकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को तैयार है। वर्तमान साल में देश G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। कहीं न कहीं अवसरों का द्वार भी खुल रहा है। कूटनीतिक मंच पर भारत का डंका बजने लगा है। सॉफ्टवेयर का केंद्र बनकर देश उभरा है। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को समेटने वाले G20 के लिए भारत का एजेंडा निर्धारक है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीना सिखाने के लिए तैयार है। अनुमान है कि बीते दिनों की महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। लघु जमाकर्ताओं की बढ़ी ब्याज दरों पर लोगों को राहत मिलेगी।
स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद सरकार द्वारा गठित आयोग ने कल लखनऊ में पहली बैठक की। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कहा कि हमें 250 से 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य सभी जिलों में जाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला नया है, इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें 6 माह का समय दिया है, लेकिन हम 3 महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देंगे। विपक्षी दलों ने जो सवाल उठाए थे उनकी भी बात सुनी जाएगी। हमें 2.5-3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद फिर इस पर फर्दर जो भी फॉलो अप एक्शन होंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें। यूपी के सभी जनपदों में हम जाएंगे, कमिश्नर स्टेज पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी। सब वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करके और उनकी सहायता लेकर हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी हमें सूचनाएं की आवश्यकता होगी उनके माध्यम से लेंगे। हम जनप्रतिनिधियों से भी थोड़ा आशा करेंगे कि वो भी हमें उचित सूचनाएं प्रदान करें, ताकि हम अच्छी और कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट कर सकें। साल के आखिरी दिन धूप के बावजूद राजधानी में बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने से बेहाल कर दिया। धुंध के चलते दृश्यता सुबह 6 से 8 बजे तक शून्य रही। तेज हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट आई। मौसम का दूसरा दिन सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम पारा 9.3 डिग्री हो गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नए साल में पारा और तेजी से गिरेगा। शीतलहर लोगों को दुबकने के लिए मजबूर करेगी। उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जनवरी महीने में औसत तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। हवाई अड्डे पर दृश्यता शून्य होने के असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। घंटों यात्रियों को विमान के उड़ने का इंतजार करना पड़ा। रेल और बस सेवाएं भी कोहरे के कारण प्रभावित हुईं। शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन से जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनें 3 से 7 घंटे की देरी से पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत करने के विभिन्न मंचों से विविध बहुलता को एकीकार करते हुए एकीकृत राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए अपने वक्तव्य दिए। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल में भारत की सुंदरता को किस तरह से प्रस्तुत किया। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश। उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ। जाते बड़े
ने बाळे अंधार, मानव मनमा उगे रखो पानो भाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सन 2023 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने के राज्य सरकार के प्रयासों को नए वर्ष में और गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश एक नई पहचान के साथ देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सहित समाज के हर वर्ग को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नववर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में सभी सावधानियां बरतने की अपील की है। पिछले कई वर्षों से कोविड-19 महामारी के चलते फीके रहे नए साल के जश्न को इस बार लोगों ने खुलकर मनाया। हालांकि एक बार फिर कोविड का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोगों ने जश्न को मनाते हुए नए साल का स्वागत किया। लखनऊ में बाजारों को नए साल के स्वागत के लिए सजाया गया था। हजरतगंज में लोग इकट्ठा हुए और इस कड़ाके की ठंड में भी नए साल का जश्न मनाया। खट्टी मीठी यादों को छोड़कर गए 2022 के बाद आए 2023 का लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर हजरतगंज इलाके में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। नववर्ष मनाने वाले हुड़दंगी ना करें, इसको लेकर लखनऊ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। कोविड महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया। दुनिया के कई देशों में साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। कोविड महामारी के दौर से निकलते हुए तकरीबन 2 साल बाद लोग नए साल के स्वागत में जश्न के अंदाज में दिख रहे हैं। एक नजर दुनिया में साल 2023 के शुरू होने की जश्न पर। साल 2021 की जब शुरुआत हो रही थी तब देश और दुनिया पर कोविड का साया था। साल 2022 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से रही थी, लेकिन अब जब 2023 का आगाज हो रहा है तब चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया तकरीबन महामारी के बुरे दौर से आगे बढ़ चली है। यानी महामारी के दौर के बाद साल 2023 का आगाज जश्न और उल्लास के साथ अपनों के संग बेखौफ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, किर्बेती सहित जापान और दक्षिण कोरिया में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में नई उम्मीदें, नई उमंग, नए संकल्प और साल की शुरुआत खुशियों से भरे चेहरे। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न आने वाले अगले 24 घंटे तक मनाया जाएगा और यूएस के माइनर आउटलाइन आइलैंड में नए साल का जश्न भारतीय समय अनुसार 1 जनवरी की शाम 5:35 पर होगा और इसी के साथ पूरी दुनिया में तारीख हो जाएगी 1 जनवरी 2023। हालांकि चीन की बढ़ती कोविड की घटनाओं और हालातों को देखते हुए भारत में एहतियात बरतने की अपील और इस बार हम लोग इंदौर से आए हैं और यहाँ का क्राउड इस बार बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कोविड के इतने टाइम बाद इतनी मस्ती करने का मौका मिल रहा है, रियली वेरी अमेजिंग। सो वी आर हैविंग अ फन टाइम ओवर हियर एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस वी रियली विश यू हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु सहित देश के कई महानगरों, पर्यटक स्थलों, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल में पुलिस ने यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रिंक करके वाहन न चलाने की हिदायत भी दी है। राजधानी दिल्ली में तो 18,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन
का राइट है, और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। साल 2023 के उत्साह में डूबे लोग जश्न मनाएं खूब उमंग और उत्साह के साथ, लेकिन जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखें। मास्क पहनें, सड़क के नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में वर्ष 2022 के अंतिम दिन को विदा करते हुए 2023 का स्वागत किया गया। देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ गंगा सेवा निधि और काशीवासियों ने मां गंगा की आरती में घंट, घड़ियाल और शंखनाद से 2023 का स्वागत किया। 1001 दीपों से लिखकर स्वागत किया गया। आरती है वो 2022 जो है हम लोगों के बीच से जा रहा है और 2023 का आगमन हो रहा है। तो काशी में तो ये परंपरा है कि हम लोग जो हम लोगों का धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो सप्त ऋषि द्वारा जो आरती हो रही है संघ के माध्यम से, घंटा घड़ियाल के माध्यम से 2023 का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और 2023 में एक जनमानस में भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना अभी हम लोगों के बीच से गया नहीं है। जिस तरीके से कोरोना की एक वापसी हो रही है, तो लोग इसमें थोड़ा सा अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए जो सामूहिक स्तर पे मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें और यथासंभव जो है एक दूसरे को वो लोग जागरूक करें। दिया जलाने का मतलब ये है कि सबके जीवन में जिस तरीके से दिया एक प्रकाशमान का प्रतीक है, तो हर लोगों के जीवन में जो 2022 में जो चीज़ों से जो लोग वंचित रह गए हैं, उन सब चीज़ों को लोगों के जीवन में खुशहाली आए, हर तरीके की संपन्नता है। और इसी के साथ ही हम लोग 2023 का स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ धाम में नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। ऐसे में काशी विश्वनाथ न्यास ने दर्शन की विशेष व्यवस्था की है। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा ने। वर्मा जी, इस बार आप लोगों ने पिछली बार की भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की है? ऐसे श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या आने की अधिक संभावना है, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करके रखें। न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो कर लें। हम लोगों ने पिछले वर्ष से अनुभव लेते हुए इस बार ने प्रॉपर बैरिकेटिंग की है, श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध रूप से होकर दर्शन कराने की व्यवस्था की है। साथ ही जो टिकट फैसिलिटी थी वो कुछ दिन के लिए बंद कराई ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। हमारा ये उद्देश्य है कि 20 से 25 मिनट में श्रद्धालु दर्शन करके और अपने गंतव्य की ओर चले जाएं। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने लगातार तैयारी कराई है। ये जो झांकी दर्शन की क्या व्यवस्था कितने दिन के लिए है? नहीं, नॉर्मली हम वैसे भी झांकी दर्शन व्यवस्था कराते हैं, लेकिन कुछ जो जनता है उसके जो श्रद्धालु उनके डिमांड पे हम कुछ देर के लिए खोलते हैं कि लोग अंदर से भी जाके दर्शन कर लें। परंतु जब भीड़ संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दिशा में वो हम अंदर वाली व्यवस्था को बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वो झांकी दर्शन पूर्ववत ही रहता है, बस उस दिन पूर्णतया हो जाता है कि उस दिन फिर किसी दिशा में हम अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उस दिन बाहर से सभी को दर्शन कराते हैं, ये व्यवस्था रहती है। गर्भगृह में जाने की व्यवस्था इस बार नहीं रहेगी क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसी व्यवस्था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने की है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कोविड पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नोएडा में सिरप को बनाने वाली कंपनी मेरिन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग के एक दल ने 29 दिसंबर को नोएडा में मेरिन बायोटेक कंपनी में निरीक्षण किया था। मिशन शक्ति योजना के तहत मेरठ पुलिस ने नववर्ष के उपलक्ष्य में महिलाओं को अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबर 112 के अंतर्गत मुख्य चौराहों पर 3 दिवसीय जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें स्टॉल और सेल्फी पॉइंट के माध्यम से महिलाओं को महिला पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 112 के विषय में बताया जा रहा है। नोडल अधिकारी हेल्पलाइन नंबर 112 जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत यूपी पुलिस की 112 हेल्पलाइन नंबर की आपातकालीन पुलिस सहायता, महिलाओं की सहायता, बच्चों और बुजुर्गों की सहायता आदि विभिन्न प्रकार की सेवाओं की जानकारी पैम्पलेट्स और अन्य प्रचार सामग्रियों के द्वारा दी जा रही है। यूथ को, वृद्धों को, महिलाओं को और समाज के हम उस वर्ग पर फोकस कर रहे हैं जिसको बहुत इसकी आवश्यकता होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको थाने नहीं आना है, बल्कि पुलिस खुद ही आपके द्वार चल के आएगी। बस एक 112 को कॉल कर दीजिए, विदिन 10 मिनट्स वी विल बी देयर। पर डे 700 से 800 इस तरह के कॉल जनरेट होते हैं मेरठ में। इस पर हमारे पीआरबी की 60 गाड़ियां हैं और 60 4 व्हीलर्स हैं और 30 2 व्हीलर्स हैं। वे वहाँ मौके पहुँचती हैं और जो हमारा एवरेज टाइम है वो 10 मिनट के आसपास होता है। शहर में और भी कम है, 7 से 8 मिनट के बीच में हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए विश्व के 16 प्रमुख देशों के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के बाद अब 5 जनवरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के 9 प्रमुख शहरों में घरेलू रोड शो की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अपने सरकारी आवास 6 कालिदास मार्ग पर समीक्षा बैठक की, जिसमें रोड शो के आयोजन, औद्योगिक घरानों से वार्ता आदि को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने जा रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वाराणसी के उद्यमी में भी काफी उत्साह है। बात अगर बनारस के जिला उद्योग कार्यालय की जाए तो अब तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ग्लोबल समिट के लिए वाराणसी को 4000 करोड़ रुपए के निवेश करने का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपायुक्त उद्योग मोहन शर्मा ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वाराणसी को मिला लक्ष्य जल्द पूरा हो जाएगा। जिले के उद्यमी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। लघु उद्योग भारत काशी प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारे संगठन ने अभी तक 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है और हमें उम्मीद है कि ये 1500 करोड़ जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जनपद वाराणसी को जो है एमएसएमई सेक्टर को 4000 का टारगेट मिला हुआ है, जिसके तहत यहाँ उद्यमियों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है और 140 उद्यमियों ने जो है अभी तक 2520 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है कर दिया है और ये निवेश सारथी पोर्टल पे भी हमारा शो कर रहा है और इसमें आईआईए और लघु उद्योग भारती ने मिल करके लगभग 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है करा दिया है और हम आशा करते हैं कि और जो है ये आगे बढ़ेगा और लक्ष्य को हम लोग जो है जल्द से जल्द 100% पूरा कर लेंगे।
ये लगभग 700 करोड़ रुपए का है। इन्वेस्ट हमारे संगठन लघु उद्योग भारती के द्वारा कराया गया। वहाँ के उससे जुड़े हुए उद्यमियों ने 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट सबमिट किया है कागज, और हम पूरा उम्मीद है कि 1500 करोड़ तक हम जाएंगे, इसको पूरा कराएंगे। इसमें इन्वेस्ट करके जो नए उद्यमियों को बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है इससे, और रोजगार की संख्या बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल नंबर्स में बढ़ेगी, क्योंकि इससे नए उद्यमियों को जगह की जो किल्लत है वो जगह अगर हमें मिल जाता है इतना इन्वेस्ट करके और सारी सुविधाओं के साथ तो उससे रोजगार और नए नए उद्यमियों को आप देखेंगे कि कतार लगी रहेगी। और सिर्फ यहीं से नहीं, बाहर से भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम में आगे करने के लिए। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए मुख्यमंत्री लगातार देश के शीर्ष उद्यमियों को यूपी में निवेश करने के लिए साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेंटर मेरठ के उद्यमी भी इन्वेस्टर समिट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी को लेकर कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल लगातार मेरठ के उद्योग जगत के व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। वो बढ़ चढ़कर समिट में हिस्सा ले रहे हैं और देश के लिए योगदान भी दे रहे हैं। इसी के चलते मेरठ के प्रमुख उद्यमियों ने इन्वेस्टर समिट के लिए 3,500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया और इससे आगे बढ़ाने की भी बात कही। जिला उद्योग केंद्र के अनुसार मेरठ अपना टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेगा। इसी के मद्देनजर मोहकमपुर IIA भवन में उद्यमियों के साथ संवाद और चर्चा का आयोजन किया गया। समझनी है जो हमारा विभाग है स्किल डेवलपमेंट का, तो उनका हमें स्किल मैपिंग करनी है। इस इंडस्ट्री के लोग हमारे स्किल्ड बच्चों को अपने यहाँ जॉब दें, ये लोग जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट करें, स्कूल में जाएं, कॉलेजों में जाएं। मैं इनसे निवेदन करूंगा अभी मैं बातचीत में कि जितनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो सब इंडस्ट्रिस्ट कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे उनका विजन होना चाहिए, कैसे आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में जा सकते। दुनिया में नए साल में कदम रख दिया है। कोविड महामारी की चुनौती से उभरते हुए 2022 काफी राहत का समय रहा। अब 2023 उम्मीदों का साल है। भारत के संदर्भों में देखें तो उम्मीदें बलवती हैं। स्वाभिमान पाने की इच्छा है। अनेक मानव विकास सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश तेजी के पंख पर सवार होकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को तैयार है। वर्तमान साल में देश G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। कहीं न कहीं अवसरों का द्वार भी खुल रहा है। कूटनीतिक मंचों पर भारत का डंका बजने लगा है। सॉफ्टवेयर का केंद्र बनकर देश उभरा है। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को समेटने वाले G20 के लिए भारत का एजेंडा निर्धारक है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीना सिखाने के लिए तैयार है। अनुमान है कि बीते दिनों में महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। लघु जमाकर्ताओं को बढ़ी ब्याज दरों पर लोगों को राहत मिलेगी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। साल 2023 का आगमन, मानव विकास सूचकांकों में देश की स्थिति सुधरी। आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत की उम्मीदें बढ़ी। नए साल पर प्रदेश सरकार का युवाओं को तोहफा। पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा विभिन्न पदों पर 40,000 भर्तियां। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर गठित आयोग 3 महीने में देगा अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट।
और बर्फीली हवाओं में ठिठुरी राजधानी, पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा।